फर्स्टली मैं अपने टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम को समझने से पहले हमें ये जो वर्ड है सिस्टम, इसको समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है। देखिए सिस्टम हम ये जो सिस्टम वर्ड है इसको कई जगह यूज करते हैं। जैसे कि हम बेसिक बात करें कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, तो सिस्टम से हम बोल क्यों रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम? सिस्टम का मतलब क्या है? ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम जिसमें सारा उसका बॉडी पार्ट है पूरा भाग उसमें। यस, वो चीज जो कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और सारे कंपोनेंट एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, उसको बोला जाता है सिस्टम। जैसे कि हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी भी एक सिस्टम है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन एक दूसरे के साथ असेंबल्ड है और ये एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इसीलिए बॉडी को ऑर्गन सिस्टम भी कहा जाता है। और हमारी जो बॉडी इसमें ऑर्गन सिस्टम तो है, इसके अलावा कई तरीके के और भी सिस्टम्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन का काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम जो कि हमें सेंस देता है। इसी प्रकार से एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, उन्हीं में से एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म देता है। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस वर्ड आप अंडरस्टूड हो, डिफेंस का मतलब होता है बचाव, यानी कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए जो एक तंत्र, एक सिस्टम काम कर रहा है उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और चूंकि इसमें वर्ड लगा है सिस्टम, इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम किसी एक कंपोनेंट का बना हुआ नहीं है, बल्कि कई सारे कंपोनेंट से एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इम्यून सिस्टम। अब बात ये आती है कि इम्यून सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए हम देखते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन को डिसीज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, जिन्हें हम पैथोजन बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी हम पैथोजेंस के कांटेक्ट में नहीं है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए तो क्या आप एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट में हो? नहीं, हमारे सामने हमारे चारों जो एयर है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस प्रेजेंट है, कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, कई एलर्जेंस प्रेजेंट हैं, फिर भी हम बीमार नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम काम कर रहा है कंटिन्यूअसली। हमारी बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरस कंटिन्यूअसली एंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं हो रहे, क्योंकि इम्यून सिस्टम उन एंटीजेंस को एलिमिनेट करता जा रहा है, मारता जा रहा है। इसीलिए हमारी बॉडी एक ओपन एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट रहती है। अच्छा आप एक चीज देखिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी डेड हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, और जो डेड बॉडी रहती है वो विद इन 3 और 4 आवर्स डिकम्पोज होने लगती है, डिग्रेडेड होने लगती है, सड़ने लगती है, बिकॉज वहां पर इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। इसीलिए वो वहां पर डेड वो बंदा डिकम्पोज होने लगता है, डेड होने वो डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके इंडेक्स में मैं आपको बताऊं, इसमें हम देखेंगे तो इम्यून सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है। थर्ड इज इम्यून रिस्पांस, जो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पांस लेती है, यानी किसी एंटीजन या किसी फॉरेनर पार्टिकल को मारने के लिए जो एक एक्शन लेती है वो है इम्यून रिस्पांस, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है वो देखेंगे। एंड फाइनली सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम करती है कि इसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, विद इन 3 और 4 डेज ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये मैकेनिज्म हमारे दादी नानी को पता नहीं है, पर उन्हें ये पता है कि ये ठीक हो जाएगा। ये एक्चुअली ठीक होता कैसे, उसके पीछे भी ये इम्यून सिस्टम ही रिस्पांसिबल है। एक्चुअली जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर जो इन्फ्लुएंजा यानी कि जुकाम का जो वायरस गया है उस वायरस को रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद देन उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस लेता है, यानी उसको एलिमिनेट कर देता है। और इस पूरे प्रक्रिया में 3 से 4 दिन का समय लगता है। 3 से 4 दिन में हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली उस इन्फ्लुएंजा वायरस को किल कर देता है और हमारा जुकाम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी पर कई बार वुंड्स हो जाते हैं, यानी कि घाव हो जाते हैं, हम कट जाते हैं, और कुछ समय बाद वो घाव ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। ना हम उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ना ही हम कोई दवा लगा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक हो रहे हैं। उसके पीछे भी ये इम्यून सिस्टम रिस्पांसिबल है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में आई हुई इंजरीज को भी रिकवर करता है, यानी कि उन्हें सही करता है। आप लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी पर जब स्क्रैचेस आते हैं, टांके आते हैं, तो टांकों में ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ पेस्टिंग कुछ चिपकाया गया हो स्किन को, केवल धागे से स्किन को सिल दिया जाता है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जब हम उन स्ट्रेचेस को कटाते हैं तो हमारी स्किन वापस लाइगेट हो जाती है, जॉइंट हो जाती है।
उसके पीछे भी इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा देखें इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो इम्यून सिस्टम को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगी। सबसे पहली चीज आई सेल। बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट सेल वर्ड से अंडरस्टूडेंट सब इसको पहचानते हैं, लेकिन अगर कोई अदर सब्जेक्ट का यहाँ पर बच्चा है तो मैं यहाँ पर बता दूं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बिना सेल के ह्यूमन बॉडी की कल्पना करना असंभव है। सेल्स ऐसा ही नहीं है कि केवल टिश्यूज का ही फॉर्मेशन करती हो, बल्कि हमारी बॉडी में सेल सर्कुलेटरी फॉर्म में भी पाई जाती है, यानी ब्लड के साथ सर्कुलेट भी करती है। हम यहाँ पर जो सेल्स सर्कुलेटरी सेल जो ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं उन पर ही फोकस करेंगे। सेकंड इज सिस्टम, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सिस्टम क्या होता है। थर्ड इज एंटीजन। एंटीजन किसे कहते हैं? देखिए एंटीजन को अगर हम बायोलॉजिकली डिफाइन करें तो एंटीजन इज अ सब्सटेंस व्हिच इंड्यूस एनी इम्यून रिस्पांस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पांस को जनरेट करने की क्षमता रखता है उसे हम बोलते हैं एंटीजन। और अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हम बैक्टीरिया वायरस जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं को हम एंटीजन बोल देते हैं। अगर हम एक सही टर्मिनोलॉजी यूज करें तो इन्हें हम पैथोजन बोलेंगे, बैक्टीरिया वायरस को एंटीजन नहीं बोलेंगे। एंटीजन एक अलग मैटर होता है, अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो एंटीजन को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेनर। अभी हम जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें कई बार मैं एक वर्ड यूज करूंगा फॉरेन पार्टिकल, फॉरेनर। ये एक्चुअली फॉरेनर यहाँ पर कोई लंदन या अमेरिका से आए हुए व्यक्ति की बात नहीं होगी, बल्कि फॉरेनर का मतलब होगा ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी के लिए नया है। हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल जा रहा है और हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, पहचान नहीं पा रही है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर फॉरेनर। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ, नॉन सेल्फ। सेल्फ का मतलब वो उन मॉलिक्यूल से यहाँ पर जिन्हें बॉडी पहचान रही है। हमारी बॉडी के अंदर कोई मॉलिक्यूल गया और हमारी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एज ए सेल पार्ट, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे सेल्फ। एंड नॉन सेल्फ इज द वर्ड फॉर दीज सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर बॉडी। वे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे हैं उन्हें हम नॉन सेल्फ या फॉरेनर बोलेंगे। ओके, नाउ वी विल कम ऑन द टॉपिक। First is immune system. The immune system is a versatile defense system that has evolved to protect animal from invading pathogenic organism and cancer। यानी immune system हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला वो डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी की रक्षा बाहरी ऑर्गेनिज्म और कैंसर ट्यूमर से करता है। Next is it is able to generate an enormous variety of cells and molecules capable to specifically recognize and eliminating and appropriately replace variety of foreign invaders। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर्स आता है, इन्वेडर का मतलब होता है शत्रु। यहाँ पर हमने फॉरेन इन्वेडर इसलिए लिया क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं वो एक तो बाहर से आ रहे हैं और इन्वेडर यानी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उनको यहाँ पर शत्रु यानी कि इन्वेडर का टर्म दिया है। तो क्या होता है कि जब एक फॉरेनर पार्टिकल या एक इन्वेडर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करता है और देन उसके अगेंस्ट रिस्पांस लेने के लिए कई प्रकार की सेल्स को जनरेट करता है और ये सेल्स देन उस एंटीजन का एनकाउंटर करती हैं, यानी कि उसे मारती हैं। देखिए जो टर्म मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एनकाउंटर वगैरह, ये सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टर्म ले रहा हूँ। इम्यूनिटी क्या है? अभी हमने इम्यून सिस्टम देखा। इम्यून सिस्टम तो सेल्स और ऑर्गन से मिलकर बन गया। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज अ मैकेनिज्म, यानी कि इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीजन को मारने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो की जाती है उसे बोलते हैं हम इम्यूनिटी। द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शियस डिसीज हैव बोथ आर लेस स्पेसिफिक एंड मोर स्पेसिफिक कंपोनेंट। यानी कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के द्वारा फॉलो की जाने वाली एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके द्वारा इन्वेडिंग पैथोजन का एनकाउंटर किया जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स, देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो दो स्टेप में अपना काम करता है। एक्चुअली इम्यून सिस्टम के द्वारा जो काम किया जाता है उसी को इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, एंटर करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो वर्क करेगा उसे बोलेंगे इम्यून रिस्पॉन्स। और इम्यून रिस्पॉन्स इज अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन एंड सेकंड इज रिस्पॉन्स। रिकॉग्नाइजेशन ऑल ऑफ अंडरस्टूड, रिकॉग्नाइजेशन पहचानना। देखिए हमारे इम्यून सिस्टम में एक बड़ी ही अच्छी क्षमता पाई जाती है कि वो अपने और पराये में फर्क करना जानता है।
अगर आप कोई फ्रूट खाते हैं, आप कोई ड्रिंक पीते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, फायदेमंद है, आपकी बॉडी उसे सेल्फ लेगी। आप मील्स खाते हो, दाल खाते हो, पल्स खाते हो, तो क्या होता है, ये आपकी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी सेल्फ लेती है और वे चीजें जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगी, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पॉइजन, इन चीजों को हमारी बॉडी नॉन सेल्फ लेती है, ठीक है ना। तो ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना भी तो जरूरी है। तो पहचानने की जो स्टेप है उसे रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है। अब ये जो रिकॉग्नाइजेशन है, हमारे आपके रिकॉग्नाइजेशन जैसा नहीं है, ये बड़ा ही बारीक रिकॉग्नाइजेशन होता है। यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पहले तो एक अपने और पराये में फर्क महसूस करता है और उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। और सेकंड, अगर बाहरी बंदा भी है तो ऐसा तो नहीं है जो पहले से आया था वही है या दूसरा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, 5 साल का हो गया। 5 साल तक उसने हमारे घर में आने वाले मेहमानों को देखा और उन्हें वो पहचानता गया और उसके अंदर एक मेमोरी बनती गई कि ये भाई हमारे फूफा जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये पापा के दोस्त हैं। इस प्रकार से उसके अंदर एक मेमोरी जनरेट हो गई। लेकिन 5 साल बाद हमारे दूर के ताऊजी जो अमेरिका में रहते थे वो आए हमारे घर पे, तो क्या वो बच्चा उनको पहचान पाएगा जैसे उन्होंने उस बच्चे ने कभी देखा ही नहीं? ऑब्वियसली नहीं पहचान पाएगा। तो उस बच्चे के लिए जो फॉरेन से जो चाचा जी या ताऊ जी आए थे वो क्या है? नॉन सेल्फ है, वो फॉरेनर है। जबकि वो फ्रेंड जो कि हमारे घर का सदस्य नहीं है, वो पापा का फ्रेंड है, वो हमारे उस बच्चे के लिए सेल्फ है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब बात करते हैं दो नॉन सेल्फ की। तो दो नॉन सेल्फ को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो दूर से ताऊ जी आए थे उसे बच्चे ने नॉन सेल्फ लिया और अगेन एक और चाचा जी जो लंदन में रहते थे वो भी आए, तो वो एक अलग नॉन सेल्फ की तरफ रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। यानी बच्चा जानता है कि पहले आए थे वो वाले नहीं है, ये दूसरे वाले, ठीक है ना। तो दोनों के प्रति जो बच्चे का रिस्पॉन्स रहेगा वो अलग अलग रहेगा और सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जो बच्चे का रिस्पॉन्स रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा। यानी कि जिन्हें वो बच्चा पहचानता है उनके प्रति वो अलग व्यवहार करेगा और जिन्हें नहीं पहचानता उनके प्रति अलग व्यवहार करेगा। ओके, तो इट इज रिकॉग्नाइजेशन। दोनों ही चीजें यहाँ पर स्लाइड में आप लोगों को दोनों चीजें डिफाइन की गई हैं। एक तो वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में भी दोनों जो कि एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। सेकंड इज रिस्पॉन्स। अब बात यह आती है कि बच्चे ने पहचान तो लिया या हमारे इम्यून सिस्टम ने उस बाहरी मॉलिक्यूल जो कि हमारे अंदर आ गया उसे पहचान तो लिया, अब उसके अगेंस्ट उसे रिस्पॉन्स लेना है। अब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे लेता है? मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया एंटर किया जो कि हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ था, तो उसे सबसे पहले इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन उसके प्रति रिस्पॉन्स लिया और ये जो रिस्पॉन्स लिया जाता है ये टू टाइप होता है। फर्स्ट इज इफेक्टर रिस्पॉन्स एंड सेकंड इज मेमोरी रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम इफेक्टर रिस्पॉन्स की बात करेंगे। इफेक्टर रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे एक फॉरेनर मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर गया, वो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आएगा, उनके संपर्क में आएगा और देन इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद इफेक्टर मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे, इफेक्टर सेल जनरेट करेंगे। इफेक्टर सेल देन इफेक्टर मॉलिक्यूल जनरेट करेगी और इफेक्टर मॉलिक्यूल देन उसे एंटीजन या फॉरेनर मॉलिक्यूल को किल करेंगे। इसको बोला जाता है इफेक्टर रिस्पॉन्स। किल देखिए, जो बाहर से आया होगा एंटीजन उसे मारना ही जरूरी नहीं है, उसे मारने की जगह न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है, अगर आप उसके दोनों हाथ काट दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो जिंदा तो है पर वो आपको हानि नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि उसके हाथ कट चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो क्या होता है कि एंटीजन को पूरी तरीके से मारते नहीं, कई बार पूरा भी मार देते हैं और कई बार उसको न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। इट इज इफेक्टर रिस्पॉन्स। इफेक्टर रिस्पॉन्स का एग्जांपल कोई हम इन्फ्लुएंजा के थ्रू ले सकते हैं। जैसे आपको जुकाम होता है तो जुकाम का जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया, सबसे पहले इम्यून सिस्टम ने उसे रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके प्रति इफेक्टर रिस्पॉन्स लिया। लेकिन इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी कि जब इन्वेडर ने आपकी बॉडी पर अटैक किया, पैथोजन ने आपकी बॉडी पर अटैक किया, तो इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट होने में 3 से 5 दिन का समय भी लग सकता है, ठीक है ना। एंड सेकंड इज मेमोरी रिस्पॉन्स। अब अगर सेम एंटीजन आपकी बॉडी पर सेकेंडली अटैक करता है, दूसरी बार अटैक करता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर क्योंकि पहले वो एंटीजन आ चुका है इसलिए इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी जनरेट हो जाती है, एक याददाश्त जनरेट हो जाती है और इफेक्टर जो क्या होता है, जब सेकंड टाइम कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो मेमोरी जो
सेल्स रहती हैं वो उस एंटीजन को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि अरे ये तो वही है जो 5 साल पहले या 2 साल पहले आया था हमारी बॉडी के अंदर और इसे हमने इस तरीके से फेस किया था, इस तरीके से मारा था, तो तुरंत उसको किल कर देते हैं। तो जो मेमोरी रिस्पांस होता है, मेमोरी रिस्पांस कुछ घंटे से लेकर 1 दिन तक का हो सकता है और 1 दिन में वो एंटीजन पूरी तरीके से किल हो जाता है। जैसे कि हम चिकन पॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बीमारी ऐसी हैं जो जिंदगी में केवल एक ही बार होती हैं, लाइक चिकन पॉक्स। माता ऐसा बोलते हैं कि माता एक बार निकल आए तो फिर दोबारा से नहीं निकलती। ऐसा क्यों? क्या माता का वो वायरस है हमसे डरने लगा है? क्या वो सेकेंडली हम पे अटैक नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब चिकन पॉक्स वायरस ने हमारी बॉडी पर अटैक किया, उस टाइम उस वायरस के अगेंस्ट रिस्पांस लेने में हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम लगा। टाइम क्यों लगता है वो अभी हम आगे देखेंगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और जब तक हमने हमारे इम्यून सिस्टम ने उस चिकन पॉक्स को मारने के लिए एक्शन लिया तब तक वो नुकसान कर चुका था हमारी बॉडी पर, यानी कि जो हमारी बॉडी पर जो फोड़े हो जाते हैं वो हो चुके थे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो माता होती है उनका इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, 7-8 दिन में वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली ठीक क्यों हो रही है? बिकॉज 7-8 दिन में हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें रिकॉग्नाइज करके और उनके प्रति इफेक्टिव रिस्पांस ले चुका होता है और इफेक्टिव रिस्पांस के द्वारा चिकन पॉक्स के वायरस को मार दिया जाता है। अब बात ये आती है जिंदगी में दोबारा से माता क्यों नहीं निकलती? उसके पीछे रीजन यही है कि जो चिकन पॉक्स का वायरस है सेकेंडली आपको अटैक करता है और हो सकता है सेकंड बार नहीं 10 बार 50 बार, इवन अभी भी आपको चिकन पॉक्स का वायरस अटैक कर रहा हो, बट आपकी बॉडी के अंदर उस वायरस के प्रति मेमोरी है। इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी है, उसे पता है कि अरे ये वही वायरस है जिसने 5 साल पहले अटैक किया था और हमने इसे ऐसे मारा था, तो वो तुरंत उसके प्रति तो इफेक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? गन होती है, उसकी बॉडी होती है। ऑब्वियसली बुलेट ही इफेक्टिव मॉलिक्यूल होता है क्योंकि वही सामने वाले का एनकाउंटर करता है। तो इसी प्रकार से जो बी सेल जो सेल्स रहती हैं वो एज ए गन काम करती हैं और जो एंटीबॉडी है वो बुलेट्स की तरह वर्क करती हैं। तो वो इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज के द्वारा मीडिएट होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है और ब्लड को ह्यूमर टर्म दिया गया है और चूंकि ह्यूमर के द्वारा ये इम्यूनिटी हमें मिल रही है इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है। सेकंड इज सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि सेल्स के द्वारा सेल के माध्यम से हमें मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार की ऐसी सेल्स भी पाई जाती हैं जो कि बाहर से आए बैक्टीरिया वायरस को पूरा का पूरा एनगल्फ कर जाती है, उसे खा जाती है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो ऐसी सेल्स को बोला जाता है फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल देखिए जो फैग वर्ड है, फैगो वर्ड है वो खाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? इन बायोलॉजिकल टर्म। तो ऐसी सेल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भक्षण करने का काम करती है, उन्हें खाने का काम करती है, उन्हें बोला जाता है फैगोसाइटिक सेल। लाइक मैक्रोफेज, मैक्रोफेज एक फैगोसाइटिक सेल है। तो वो इम्यूनिटी जो कि फैगोसाइटिक सेल्स के माध्यम से हमें मिल रही है उसे बोला जाता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देखिए हमारी बॉडी में 2 प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज एडाप्टिव इम्यूनिटी। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? वो इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ हमें मिलती है, भगवान की तरफ से ही मिलती है, उस इम्यूनिटी को बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। और एडाप्टिव इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोलते हैं जो कि हम धीरे-धीरे इस एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने के बाद ग्रहण करते हैं। जैसे-जैसे हम एंटीजन का सामना करते जाते हैं हमारे अंदर एक इम्यूनिटी जनरेट होती जाती है, वो होती है एडाप्टिव इम्यूनिटी क्योंकि उसे हम एडॉप्ट कर रहे हैं। और इनेट यानी कि जो कि बाय बर्थ मिली है। अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है इसे हम अभी समझेंगे। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, यानी कि किसी भी प्रकार का एंटीजन या किसी भी प्रकार का फॉरेनर पार्टिकल हमारी बॉडी में आए एक ही प्रकार का रिस्पांस लेती है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के प्रति अलग रिस्पांस ले रही है, वायरस के प्रति अलग रिस्पांस ले रही है, या बैक्टीरिया में भी क्लोस्ट्रीडियम के प्रति अलग रिस्पांस हो रहा है और ट्यूबरकुलोसिस के प्रति अलग रिस्पांस हो रहा है। ये एक ही तरीके का रिस्पांस लेती है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन स्पेसिफिक। इसमें कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी के लिए एक ही भाव रखती है। प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के प्रति सबसे पहला सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। Innate immunity can be seen comprise 4 type of defense barrier. Innate immunity की 4 प्रकार के बैरियर हैं जो कि infectious agent से हमारी रक्षा करते हैं। First is anatomic barrier, second is physiologic barrier, third is phagocytic barrier and fourth is inflammatory barrier. सबसे पहले anatomic barrier की बात करते हैं। Anatomic barrier यानी कि जो कि हमारे शरीर की संरचना में जो अंग पाए जा रहे हैं, जो
सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दोनों एनाटॉमिक बैरियर है, क्योंकि स्किन भी हमारी बॉडी को बना रही है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमारी कई ट्रैक्ट को लाइन कर रही है, इसलिए इनको बोला गया है एनाटॉमिक बैरियर। सबसे पहले अपन स्किन की बात करेंगे। स्किन किस प्रकार से फॉरेनर से हमारी मदद रक्षा करती है वो अपन यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अपन को स्किन की थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इस प्रकार की रहती है हमारी स्किन। हमारी स्किन में दो लेयर होती हैं, ऊपर रहती है एपिडर्मिस एंड नीचे रहती है डर्मिस। ये जो आप देख रहे हो ये हेयर्स हैं जो हमारे जो रोम पाई जा रही है उनको यहाँ पर मैंने शो किया है। देखिए ये जो डर्मिस रहती है एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है और इसकी भी कई सारी लेयर यहाँ पर होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है डेड सेल्स की बनी होती है, यानी मृत कोशिकाओं की बनी होती है। और ये जो सेल्स रहते हैं एक वाटरप्रूफ प्रोटीन के द्वारा एक दूसरे से पैक्ड रहती हैं। इस वाटरप्रूफ प्रोटीन को बोला जाता है केराटिन प्रोटीन। केराटिन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, नाखून या दिन में भी ये केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और एपिडर्मिस के नीचे ये जो डर्मिस पाई जाती है इसकी भी कई सारी लेयर्स रहती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इस डर्मिस वाले एरिया में कई प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, वो भी इसी एरिया में पाई जाती है और हेयर फॉलिकल भी इसी एरिया में पाए जाते हैं। अब जो हमारी जो सीबेसियस ग्लैंड रहती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है जो कि फैट का सीक्रेशन करती है, उन्हें सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। और स्वेट ग्लैंड जो रहती है वो पसीने का सीक्रेशन करती है। जो सीबेसियस ग्लैंड रहती है वो हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्ट रहती है और ये सीबेसियस ग्लैंड एक हाईली एसिडिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है जिसे बोला जाता है सीबम। सीबम का पीएच 3 to 5 होता है, इसीलिए जब सीबम हमारी स्किन की इस लेयर में सीक्रेट होता है तो हमारी स्किन का पीएच भी 3 to 5 रेंज पर पहुंच जाता है। और 3 to 5 पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं, इसीलिए हमारी स्किन जो 24 घंटे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में, वो बैक्टीरिया वायरस हमारी स्किन की सरफेस पर ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्किन का पीएच सीबम के कारण 3 to 5 रेंज पर पहुंच गया है, यानी कि एसिडिक हो गया है। और एसिडिक एनवायरनमेंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाते। तो इस प्रकार से स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह हमारे लिए काम कर रही है और बीमारियों से हमें बचा रही है। ओके, सेकंड स्किन के बाद हम आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए हमारी बॉडी में कई प्रकार के ट्रैक्ट पाए जा रहे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब रास्ते, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, ये भी एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो भी एक ट्रैक्ट है। और इन सभी ट्रैक्ट्स की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है या इनकी जो कैविटी है वो एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहती है जिसको बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है इसको भी अगर अपन डायग्राम के थ्रू देखें तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है और उसके पीछे कनेक्टिव टिश्यू की कई लेयर्स पाई जाती हैं। जो आउटर मोस्ट एपिथेलियल लेयर है इस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सीलिया। और ये जो सीलिया ये सिंक्रोनस मूवमेंट करते हैं। सिंक्रोनस मूवमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने झांकी वगैरह में लाइट लगी देखी होगी, चलती हुई लाइट दिखती है हमें, लाइट चल रही है जैसे, उसमें एक्चुअली लाइट नहीं चल रही होती बल्कि जो बल्ब एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं वो सिंक्रोनस मूवमेंट में जल रहे होते हैं और बुझ रहे होते हैं। यानी कि आगे वाला बल्ब जैसे ही बुझा उसके आगे का जल गया और जैसे ही ये बुझा उसके आगे का जल गया, तो उससे क्या लगता है कि लाइट चल रही है। इसी प्रकार से ये जो सीलिया है ये भी सिंक्रोनस मूवमेंट करते हैं, यानी कि एक सीलिया जैसे ही इधर मूव हुआ तो सेकंड सीलिया मूव करेगा, थर्ड करेगा, फोर्थ करेगा, फिफ्थ करेगा, सिक्स्थ करेगा, पूरे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते जाएंगे, इसे बोला जाता है सिंक्रोनस मूवमेंट। आप लोगों को ऐसा कभी अक्सर होता ही है कि आप जैसे रोड पे जा रहे हो और पास से कोई ट्रक निकला है या भूसे का कोई ट्रक वगैरह वहां पे खाली हो रहा है तो आपको छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगती है। वो एक्चुअली जो छींक आ रही है वो भी इस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एक डिफेंस
एक्शन है, यानी कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ने एक डिफेंस एक्शन लिया है जिसके कारण आपको छींक आई। देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं एक सीक्रेशन करती हैं, एक लिक्विड सीक्रेट करती है जिसको बोला जाता है म्यूकस। म्यूकस छोटी छोटी बूंदों के रूप में सीक्रेट होता है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ये सीढ़ियां हैं, आई मीन ये एपिथेलियल सेल है, मैंने पूरी यहाँ नहीं बनाई है, केवल यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूं, और ये सीढ़ियां हैं। अब क्या हुआ कि एक धूल का कण या कोई एक एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर आया, जैसे ही एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, एक ही एलर्जन की मैंने अलग अलग स्टेज बनाई, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, म्यूकस का सीक्रेशन करेगी। म्यूकस इस एलर्जन को ट्रैप कर लेगा, अपने अंदर बांध लेगा, ठीक है ना, और देन ये सीरियस सिंक्रोनस मूवमेंट करेंगे। सिंक्रोनस मूवमेंट यानी कि इस ट्रैप्ड एंटीजन को आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे इधर से ये एंटीजन एंटर किया था ना, अब वापस इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में जब ये जा रहा है तो उसी टाइम आपको छींक आती है, और छींक के साथ आप लोगों ने देखा होगा कुछ लिक्विड पार्टिकल्स आपकी नाक से निकलते हैं, पानी की बूंदें टाइप की निकलती हैं, वो एक्चुअली म्यूकस होता है। जुकाम के टाइम पर भी क्या होता है, कई बार आपके नाक से पानी बहता रहता है, वो भी एक म्यूकस ही है। जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा अक्सर बोलती है मेरे से सर मेरे को जुकाम हो गया, हर तीसरे दिन से जुकाम होता है, पर वो एक्चुअली जुकाम नहीं है। श्रद्धा को मैं यहाँ बताना चाहूंगा, वो एक्चुअली क्या होता है, आपको म्यूकस मेम्ब्रेन डिफेंस में एक्शन ले रही है, एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या इन्नेट इम्यूनिटी उस टाइम पे काम कर रही होती है। एक्चुअली आपको बोला जाता है या ऐसे सब्सटेंस जो कि एक इम्यून रिस्पांस जनरेट करने में सक्षम होते हैं और इन्फेक्शियस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटीजन। जबकि एलर्जन क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट विद इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी। वे मॉलिक्यूल जो कि इन्फेक्शियस तो नहीं है लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट कर रहे हैं आपके अंदर, उन्हें बोला जाता है एलर्जन। जैसे किसी को पॉलन ग्रैंड खुशबू से होती है ना एलर्जी, किसी ने ज्यादा फ्रेग्रेंस दी और उसे जुकाम हो गया, वो एक्चुअली क्या है, वो एंटीजन नहीं था, वो एलर्जन था। जो पॉलन ग्रैंड होते हैं वो भी है कि एलर्जन वर्क करते हैं। ओके, स्लाइड प्लीज। ओके, तो यहाँ पर अपन ने म्यूकस एनाटॉमिक बैरियर का रोल देखा। अब आते हैं हम फिजियोलॉजिक बैरियर पर। ये स्टेबल के थ्रू मैंने सब कुछ यहाँ पर बताया। फिजियोलॉजिक बैरियर के अंतर्गत आते हैं टेम्परेचर, पीएच एंड केमिकल मीडिएटर। देखिए टेम्परेचर भी एज ए फिजियोलॉजिक बैरियर हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ डिसीज सर्टेन स्पीसीज में होती हैं लेकिन दूसरी स्पीसीज में नहीं होती। लाइक एंथ्रेक्स का एग्जांपल अपन यहाँ लेते हैं। एंथ्रेक्स ह्यूमन को तो होता है लेकिन कभी मुर्गी को एंथ्रेक्स होते देखा है? मुर्गी को क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो जीव है। अगर आप जीव हो तो वो भी जीव है, फिर उसे एंथ्रेक्स क्यों नहीं हो रहा, आपको क्यों हो रहा है? उसके पीछे रीजन है, हर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर अलग है, मुर्गी का अलग है, मच्छर का अलग है, ठीक है। अब क्या होता है, हर एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का भी एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो ग्रो कर सकता है। जो एंथ्रेक्स का जो वायरस है या जो पैथोजन है वो क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसके एंथ्रेक्स वायरस के लिए वो टेम्परेचर सूटेबल है, इसलिए एंथ्रेक्स का वायरस ह्यूमन की बॉडी के अंदर जनरेट कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है और बीमार कर देता है। लेकिन मुर्गे के अंदर जो उसका मुर्गे का बॉडी टेम्परेचर वो इतना ज्यादा होता है कि एंथ्रेक्स का वायरस उसकी बॉडी के अंदर जिंदा ही नहीं रह पाता, मर जाता है, इसीलिए मुर्गे को कभी एंथ्रेक्स नहीं होता है। तो टेम्परेचर इस प्रकार से आपकी टेम्परेचर देखिए आपने अडॉप्ट नहीं किया, ये भी भगवान ने दिया है आपको बॉडी टेम्परेचर, इसलिए ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का एक बैरियर है। सेकंड इज लो पीएच। पीएच भी एक ऐसी चीज है जिस पर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पीएच पर ही ग्रोथ कर पाता है जिसे बोला जाता है ऑप्टिमल पीएच। अब देखिए हम बात करते हैं कि सारे एनवायरनमेंट में पैथोजन है, हम जो खाना खा रहे हैं वो भी पूरी तरीके से हाइजीनिक नहीं है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है। तो जब हम खाने के साथ इतने सारे बैक्टीरिया वायरस खा रहे हैं तो फिर हम बीमार क्यों नहीं हो रहे? तो उसके पीछे ये पीएच वाला जो बैरियर है ये काम करता है। हमारे पेट में यानी कि हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होता है, और जैसे ही खाना हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो इतने हाई एनवायरनमेंट में जब खाने के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। इसी के कारण हमारे अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म गए हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन आपको
आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें पेट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। छोटे बच्चे जैसे 1-2 साल के, कहीं पेट दर्द नहीं, उनका पेट दर्द ही करता रहता है लगभग, ठीक है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट का जो स्टोमक के जो कंटेंट है वो इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। बिकॉज एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं उनके पेट के अंदर, इसलिए वो बीमार जल्दी जल्दी हो रहे हैं। केमिकल मीडिएटर, हमारी बॉडी कई प्रकार के केमिकल मीडिएटर सीक्रेट करती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, ये एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाई जाने वाली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को तोड़ने का काम करता है। और अगर बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर टूटी तो उसकी सेल वॉल टूट जाएगी, अल्टीमेटली बैक्टीरिया मर जाएगा। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है हमारे टीयर्स यानी आंसुओं में पाया जाता है, हमारे सलाइवा यानी कि लार में पाया जाता है, और हमारे म्यूकस सिक्रेशन में भी ये एंजाइम पाया जाता है। आप लोग देखेंगे कि जैसे आप बाइक पे जा रहे हो या कार में धूल वगैरह चली जाए तुरंत आंसू आने लगते हैं, वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है आंसू आना। आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी आंख में धूल के साथ कुछ बैक्टीरिया गए हैं और उन बैक्टीरिया को मारने के लिए आपके इम्यून सिस्टम ने एक रिस्पांस लिया है, वो रिस्पांस है टीयर्स के फॉर्म में, आंसुओं के रूप में। आंसुओं में जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो आपकी आंख में जो बैक्टीरिया गए हैं उनको मार देगा। ऐसे ही जब आप खाना खाते हो, सलाइवा आती है, मुंह में लार आती है, उस लार में लाइसोजाइम है, खाने में आपके जो बाइट लिया है आपने उसमें उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देगा। ओके, आगे आते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? देखिए, जब हमारी बॉडी की कोई सेल वायरस के द्वारा इंफेक्ट हो जाती है, हमारी बॉडी की किसी सेल पर जब वायरस इन्फेक्शन कर देता है तो वो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है कुछ केमिकल मीडिएटर्स को सीक्रेट करती है। ये केमिकल मीडिएटर अपनी वेसिनिटी में और जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स में एंटीवायरल स्टेट को जनरेट करते हैं। यानी कि एक वायरस इन्फेक्टेड सेल ने, जब एक वायरस इन्फेक्टेड सेल ने ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में हैं। अब क्या हुआ, एक सेल है ये वाली, इस सेल को वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया, ये वायरस इसके अंदर आ गया, तो अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, कुछ केमिकल मीडिएटर सीक्रेट करेगा, इन्हीं को इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन जाकर अपनी वेसिनिटी में जितनी भी सेल्स हैं इनसे आकर इस प्रकार से बाइंड हो जाएंगे। इन इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल का नियर बाई सेल से बाइंड होना ही इस बात का संकेत है कि अब इन सेल्स पर वायरस इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपकी बॉडी की एक सेल तो पीड़ित हो गई है वायरस से, लेकिन और सेल्स तो बच गई। इस सेल ने क्या कर दिया, इनको दूसरी सेल्स को मैसेज दे दिया कि वायरस आ चुका है, अब प्रोटेक्ट हो जाओ। और प्रोटेक्ट कैसे हो गई? ये सुरक्षा आवरण से पहना दिया। इंटरफेरॉन का मॉलिक्यूल बाइंड होगा, अब इन पर वायरस इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लाइसिस माइक्रोऑर्गेनिज्म और फैसिलिटेट फेगोसाइटोसिस। कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि एंटीजन इतना कॉम्प्लेक्स आ गया है कि उसे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट नहीं मार पा रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम से एक पावरफुल एक सिस्टम और भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी प्रोटीन्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वे सेल्स या वे पैथोजेनिक सेल्स जिनको इम्यून सिस्टम नहीं मार पा रहा है उन सेल्स से जाकर ये कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं और उसको उस सेल का ऑप्शनाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि उसको घेर लेते हैं। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन जब उस वायरस को घेर लेंगे या उस इन्वेडिंग पैथोजन को घेर लेंगे तो फेगोसाइटिक सेल आकर इस पूरे ऑप्शनाइज्ड स्ट्रक्चर का फेगोसाइटोसिस कर लेंगे। नेक्स्ट इज फेगोसाइटिक बैरियर। फेगोसाइटिक बैरियर क्या होता है उसको हम आगे एक स्लाइड है उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा। दिस इज फेगोसाइटिक बैरियर। ये फेगोसाइटिक सेल्स, जैसे मैंने आप लोगों को मैक्रोफेज बताई थी, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि बाहर से आए बैक्टीरिया वायरस को पूरा का पूरा निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस आप देखिए, ये बाहर से एक बैक्टीरिया आया और जैसे ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में आकर मिला, यानी कि हमारे खून में आकर मिला, तो ये जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, फेगोसाइटिक सेल एक्टिवेट हुई और उन्होंने इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। ये इनगल्फ करती कैसे? इसके जो फेगोसाइटिक सेल है इसकी मेम्ब्रेन पर कुछ सूडोपोडिया जनरेट होते हैं और वो एंटीजन को कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद ये जो इन्वेजिनेशन है फाइनली पिंच ऑफ हो जाता है, यानी कि ये दोनों किनारे आपस में जुड़ जाएंगे और ये बैक्टीरिया एक वेजाइगल के अंदर पैक होकर सेल के अंदर आ जाएगा।
स्ट्रक्चर को वेजाइटल ना कह के फैगोसोम कहते हैं। ये फैगोसोम जाकर सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको बोला जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम डाइजेशन से संबंधित होते हैं। तो ये फैगोसोम आकर इस लाइसोसोम से फ्यूज हुआ और फैगोलाइसोसोम की स्ट्रक्चर बनी। अब क्या होगा, ये लाइटिक एंजाइम इस बैक्टीरिया का डाइजेशन कर देंगे, इस बैक्टीरिया का पाचन कर देंगे, जिससे बैक्टीरिया छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाएगा और फाइनली जब बैक्टीरिया छोटे-छोटे कंपोनेंट में टूट गया यानी बैक्टीरिया मर गया और फाइनली इसे एक एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, उसके द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से बाहर आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मारते जाते हैं, इन्हीं को इस बैरियर को बोला जाता है फैगोसाइटिक बैरियर। और ये जो सेल्स रहती हैं मैक्रोफेज, इन्हें फैगोसाइट्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस होती है। इन्फ्लेमेशन जो प्रोसेस है इसके 4 साइन होते हैं। फर्स्ट इज कॉलोर यानी कि रेडनेस, सेकंड इज ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग, थर्ड इज डोनर यानी कि पेन एंड फोर्थ इज रूबर। रूबर का मतलब होता है रेडनेस। ओके, देखिए अभी काम कैसे करती है। देखिए हमारी बॉडी जैसे स्किन है हमारी, यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल लिया है। जैसे आप किसी सुई आपके हाथ में थी और गलती से आपके हाथ में सुई चुभ गई, तो देखिए जो सुई का जो पॉइंट है उस पर भी कई सारे बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं। तो जैसे ये सुई आपके अंदर चूंकि टिश्यू डैमेज हुआ और ये बैक्टीरिया वायरस सुई के साथ आपकी बॉडी के अंदर आए, जैसे ही बैक्टीरिया वायरस आपकी स्किन को इन्वेड करके या उसे पार करके आपकी स्किन में अंदर पहुंचती है, सुई वगैरह आपके अंदर पहुंचती है, तो होता क्या है, आपकी स्किन के अंदर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है वैसोएक्टिव एंड कीमोटैक्टिक सब्सटेंस। ये वैसोएक्टिव सब्सटेंस आपकी डर्मिस में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन कर देती है, यानी कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देती है। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा। डायमीटर जब बढ़ गया तो ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा और ब्लड फ्लो जब तेज होता है तो क्या होगा, आपकी जो स्किन है वहां पर रेड पड़ जाएगी, यानी कि रेडनेस आ जाएगी। इस वैसोडाइलेशन के फलस्वरूप क्या होगा, इनमें चूंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज का डायमीटर बढ़ाओगे तो उस चीज की परमेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में उपस्थित ये जो मोनोसाइट और मैक्रोफेज होती हैं वो आपकी ब्लड वेसल से निकलकर उस टिश्यू में पहुंच जाएंगी जहां पर भी डैमेज हुआ है, यानी कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुंचने लगेंगी। साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जब ये जाकर एकत्रित होंगी तो ऑब्वियसली उस स्थान पर क्या होगा, एक सॉइल आ जाएगा, एक सॉइलिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है सॉइलिंग होगी। और देन ये जो आपकी मैक्रोफेज है इस एंटीजन को खाना चालू कर देंगी, यानी इसका फैगोसाइटोसिस चालू करेंगी। जब फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है उस टाइम पर क्या होता है, ये जो हमारी मैक्रोफेज सेल्स रहती हैं ये लाइटिक एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं और ये जो लाइटिक एंजाइम है बैक्टीरियल सेल को तो मार ही रहा है, साथ ही साथ हमारी स्किन की जो कुछ हेल्दी सेल्स रहती हैं उनको भी मारना चालू कर देता है, जिसके कारण हमें पेन होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो रिस्पांस होता है इसको बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। देन अब हम आते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी पर। इनेट इम्यूनिटी समझ में आई, 4 प्रकार के बैरियर हो गए इसके, कौन-कौन से? फर्स्ट इज एनाटॉमिक बैरियर, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल, थर्ड इज फैगोसाइटिक बैरियर एंड फोर्थ इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर। अब बात करते हैं हम एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। अब देखिए इनेट इम्यूनिटी में मैंने वर्ड बोला था नॉन स्पेसिफिक, वो आप अंडरस्टूड हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि चाहे भाई इन्फ्लुएंजा का वायरस हमारी स्किन पर आकर वायरस हमारी स्किन पर आकर बैठे, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हमारी स्किन पर आकर बैठे, या कोई दूसरा ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हमारी स्किन पर आकर बैठे, तो ऐसा तो नहीं है कि स्किन ट्यूबरक्लोसिस के साथ अलग बिहेव करेगी, क्लोस्ट्रीडियम के साथ अलग बिहेव करेगी और इन्फ्लुएंजा के साथ अलग बिहेव करेगी, सबके साथ एक साथ बिहेव करेगी ना। तो चूंकि वहां पर एक ही तरीके का रिस्पांस लिया जा रहा है इसलिए वो रिस्पांस था नॉन स्पेसिफिक। बट जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है हर एक एंटीजन के प्रति एक अलग टाइप का रिस्पांस लेती है, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक रिस्पांस। क्यों इसलिए स्पेसिफिक बोल रहे हैं क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो उसके प्रति एक अलग टाइप का रिस्पांस लिया जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गया है तो एक अलग टाइप का रिस्पांस होगा, और कोई थर्ड एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया तो उसके लिए एक अलग रिस्पांस होगा। अब जो एडाप्टिव इम्यूनिटी रहती है ये भी
सेकंड इज डाइवर्सिटी, थर्ड इज इम्यूनोलॉजिक मेमोरी एंड फोर्थ इज सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले अपन एंटीजन स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। देखिए हमारे इम्यून सिस्टम में क्या है कि एंटीजन को पहचानने की एक क्षमता है, वो हर एक एंटीजन को के प्रति एक अलग टाइप का रिस्पांस लेती है। क्योंकि हर एक एंटीजन को एक अलग तरीके से डील कर रही है, इसीलिए इसके द्वारा जो रिस्पांस किया जा रहा है उसे स्पेसिफिक रिस्पांस कहते हैं। और इसी गुण के कारण से इसमें एंटीजन स्पेसिफिसिटी का कैरेक्टर है, यानी कि ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। थर्ड इज सेकंड इज डाइवर्सिटी। हमारे इम्यून सिस्टम में ये क्षमता है कि ये एक ही एंटीजन के दो अलग-अलग मॉलिक्यूल को अलग-अलग तरीके से टैकल करना जानती है। यानी कि अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया में दो प्रकार के मॉलिक्यूल आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक लिपोपॉलीसैकेराइड आपको नुकसान पहुंचा रहा है और एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो पेप्टिडोग्लाइकन के लिए एक अलग रिस्पांस होगा और लिपोपॉलीसैकेराइड के लिए एक अलग रिस्पांस होगा। तो इसमें क्या है, दो मॉलिक्यूल, दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कि एक सिंगल अमीनो एसिड का भी डिफरेंस अगर है तो उनको भी अलग-अलग रिकॉग्नाइज करने की क्षमता है, इसीलिए इस कैरेक्टर को बोला जाता है डाइवर्सिटी। थर्ड इज इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, यानी कि अगर एक बार एक एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आ गया है और उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया, फर्दर अगर वो सेकंड टाइम वही एंटीजन अगर आपकी बॉडी के अंदर आता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है। फर्स्ट एक्सपोजर में 5-6 दिन का टाइम लगता है, जबकि सेकंड जो एक्सपोजर होता है उस टाइम एंटीजन को एलिमिनेट करना बहुत ही इजी होता है, मुश्किल से फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में उस एंटीजन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसीलिए सेकंड टाइम वो एंटीजन आपकी बॉडी में अपने लक्षण नहीं दिखा पाता। एंड सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, हमारे इम्यून सिस्टम में ये क्षमता है कि वो अपने और पराये में अंतर महसूस कर सकता है, ये पता कर सकता है कि कौन एंटीजन है और कौन हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। अब बात ये आती है क्या एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में अलग-अलग काम कर रही है? नहीं कर रही, ये एक दूसरे की कोलाइबरेशन में काम करती है, कोऑपरेटिव वे में ये दोनों इम्यूनिटी काम करती है। कैसे? फेगोसाइटिक सेल्स की हमने बात की थी, जो कि फेगोसाइटिक बैरियर प्रोवाइड कर रही है। देखिए फेगोसाइटिक सेल होती है मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती है, और एंटीजन प्रेजेंटेशन एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो जो फेगोसाइटिक सेल है वो इनेट इम्यूनिटी में भी कंट्रीब्यूट करती है और एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो फेगोसाइटिक सेल्स रहती हैं वो एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के बीच में एक ब्रिज बना देती है, जिसके कारण ये दोनों इम्यूनिटी एक दूसरे से लिंक हो गई और कोऑपरेटिव वे में काम करने लगी, ठीक है ना। अब देखिए जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में कई प्रकार की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। इन सेल्स में से दो टाइप की सेल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सबसे पहले अपन लिम्फोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट क्या होती है। देखिए लिम्फोसाइट को समझने से पहले हम पहले ब्लड पे आते हैं। हमारा जो ब्लड है इसमें दो प्रकार की कार्पसल्स पाई जाती हैं, आरबीसीएस एंड डब्ल्यूबीसीएस। जो डब्ल्यूबीसीएस है जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होती है ये अगेन 5-6 टाइप की होती हैं, उन्हीं में से एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। ओके, तो देन ये जो लिम्फोसाइट है ये अगेन 2 टाइप होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब जो बी लिम्फोसाइट है इसकी पहचान क्या होती है? बी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन पर एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसे बोला जाता है मेम्ब्रेन बॉन्ड एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन है वो बोन मैरो से होता है और ये वहीं पर मैच्योर होती है और मैच्योरेशन के दौरान ही इन पर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज आ जाती हैं। अब देखिए जब एक बी सेल से कोई एंटीजन आकर बाइंड होता है तो ये जो बी सेल है वो एक्टिवेट होगी और डिफरेंशिएट होती है मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में। जो प्लाज्मा सेल है ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जनरेट करती है, यानी कि एंटीबॉडी का सीक्रेशन करती है। ये जो एंटीबॉडी होती है ये उसी एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होती है जिसने कि इस बी सेल को एक्टिवेट किया था, ठीक है ना। तो बी सेल ने एंटीबॉडी को सीक्रेट किया और एंटीबॉडी इस एंटीजन को यहां पर किल कर देती है, इट इज इफेक्टिव रिस्पांस। और ये जो मेमोरी सेल है ये लाइफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर रहेगी। जब सेकंड टाइम ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट ये रिस्पांस लेगी और रिस्पांस लेने की मैकेनिज्म ऐसी होगी कि मेमोरी सेल अगेन डिफरेंशिएट होगी प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी जनरेट करेगी और मेमोरी सेल आगे के लिए मेमोरी क्रिएट करेगी। देन एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इफेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, एक दो हैवी चेन
डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है, IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। टी लिम्फोसाइट क्या होती है? मैंने बताया लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एक दूसरी प्रोजेनी सब पॉपुलेशन है लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिन। इनकी पहचान क्या होती है? टी लिम्फोसाइट के ऊपर TCR यानी कि टी सेल रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये कॉमन है बी सेल और TC और TS सेल में। लेकिन ये आप देखेंगे जो टी हेल्पर सेल है इस पर एक CD4 रिसेप्टर पाया जा रहा है और TC सेल पर CD8 रिसेप्टर पाया जाता है। दोनों की पहचान है, ये सिंगल ब्रांच का है और ये डबल ब्रांच है, दो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है। देन आगे हम बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैंने आपको बताया जो फेगोसाइटिक सेल है वही एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है। इसके अलावा बी सेल और डेंड्राइटिक सेल भी एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है। एंटीजन प्रेजेंटेशन एक फिनोमेना है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आया, इसे इनगल्फ किया, वो लाइसोसोम में इसका डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होने के बाद बैक्टीरिया या जो वायरस इसका डाइजेशन हुआ उससे एंटीजेनिक पेप्टाइड जनरेट होते हैं। ये एंटीजेनिक पेप्टाइड देन MSC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर इस फेगोसाइटिक सेल की सरफेस पर डिस्प्ले होंगे, इसे बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटेशन। और ये जो एंटीजन प्रेजेंट हुआ है ये ही टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। फाइनली आते हैं इम्यून डिस्फंक्शन। अगर हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? कई प्रकार की डिजीज हो जाएगी जैसे कि एलर्जी और अस्थमा, ये इम्यून सिस्टम की वीकनेस के कारण ही होती हैं। सेकंड इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम किसी बंदे को किडनी की जरूरत है, उसे जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो उसे नॉन सेल्फ ले रही है, इसे बोला जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। ऑटो इम्यून डिसीज जैसे हशीमोटो थायराइडिस, ये एक बीमारी है ऑटो इम्यून डिसीज, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को ही मारने लगता है। एंड इम्यून डिफिशियंसी, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो कई प्रकार की बीमारी हम पर अटैक कर देती है, सेप्टिसिमिया की कंडीशन जनरेट होती है, जैसे कि एड्स एक इम्यून डिफिशियंसी के कारण होने वाला ही सिंड्रोम है। फाइनली ये वीडियो है जिसके द्वारा आप पूरा प्रोसेस को समझ सकते हैं। मैं थोड़ा और आगे आप नेक्स्ट इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं। ये कुछ होमवर्क दिया था मैंने बच्चों के लिए, आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, सभी बायो के बच्चे हैं तो ये मेरे को आप लोग कल ला के दिखाएं। हाउ अ बी सेल प्रोड्यूस एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एक बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीजन के अगेंस्ट, लेकिन वो उस एंटीजन के लिए ही स्पेसिफिक क्यों होते हैं? सेकंड इज व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी किसे कहते हैं? नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी क्या होती है? एंड व्हाट इज एपिटोप। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए थे, ये एक्चुअली मैंने ये जो पीपीटी तैयार किया है ये मैंने क्यूबे बुक से तैयार किया है और ये दर्शी भाषा नाम से बुक आती है उसका रेफरेंस लिया था। ये जो मैंने रेफरेंसेस डाले हैं एक्चुअली जो क्यूबे राइटर ने इन लोगों के रेफरेंस लिए थे, तो मैंने इनडायरेक्टली इनका